हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज देखिए लेके आए हैं हम साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 4। इसके पहले साइंस एमसीक्यू सीरीज 1, 2, 3 करा दिए हैं। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ देख लीजिएगा साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देन आफ्टर देखिएगा सीरीज नंबर 4। साथ ही साथ हम जाइएगा चैनल्स में तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में साइंस एमसीक्यू का सीरीज। आप इसको देख के एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जहां भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आपके स्टेट लेवल के हैं वहां पे भी क्वेश्चन साइंस से आते हैं, तो आपको वहां बेनिफिट हो जाएगा। आज फिर लेके आए हैं आपके टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। डेली बेसिस पे तक देखते होंगे हम टॉप 30 क्वेश्चन जो है आपके सामने ला रहे हैं। आज भी आपके 30 क्वेश्चन लाएंगे। बिल्कुल हम एक क्वेश्चन बताएंगे, 4 ऑप्शन कहेंगे, उसको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे और उसको रिलेटेड और भी जानकारी को हम बताया करेंगे। इसका मेरी बातों को आपको बिल्कुल केयरफुल तरीके से सुनना है, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको एक बार में वही तरीके से याद हो जाए। आइए देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। बताना है आपको दोस्तों कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेंगलोर एंड ऑप्शन डी अहमदाबाद। बताना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, किस जगह पे, कौन सा प्लेस में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। चलिए, आपको समय दी जाती है 5 से लेकर 10 सेकंड का। बताना है सही उत्तर क्या होगा। बताते हैं, देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मीन्स वन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब जब कवकों का अध्ययन कहेंगे, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी और ऑप्शन डी जीनेटिक्स। बताना है कवकों का अध्ययन। कवक मतलब हो गया फंगस, ठीक है, एल्गी। तो क्या होता है स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहेंगे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखिएगा ट्रिक इसका कहेगा कवकों का ध्यान रखिएगा आप, के एम। देखिए आपका के से हो गया कवकों और एम से हो गया माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है आपका माइकोलॉजी। मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। याद रखिए दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे एक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें, और चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे जब वीडियो हम डालें। और अपने आप के पूरा मजबूत करने, एग्जाम के पहले तैयारी करते रहें और हर चीज को अब रिवीजन करते रहें। ये वीडियो एक बार, 2 बार, 5 बार देख सकते हैं, ताकि अपने आप को अब अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर परीक्षा में कभी ऐसे पूछ देगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहना होगा आपका न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, क्या कहिएगा उसको, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होंगे हम उसको बता दिया करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। सेलुलर और मॉलिक्यूलर, क्या देखिए है, सोलिलर, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब दो चीज है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, वो सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है, किस प्लेस में है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी कोलकाता।
देखिए पता होगा आपको, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, जो कि पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। जब आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य कटा, उसका नाम था, देखिए क्या चीज आपका, तेलंगाना। तो तेलंगाना का राजधानी बन गया आपका हैदराबाद। अगर बात होती है आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया आपका अमरावती। बात किया देखिए बंगलोर, यहाँ बंगलोर देखिए आपका कर्नाटक का राजधानी जो आपका क्या है, वो बेंगलोर है। बात किया जाता है कोलकाता का, तो कोलकाता देखिए क्या है आपका पश्चिम बंगाल की वेस्ट बंगाल का राजधानी आपका कोलकाता है। बताना है यहाँ पे दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है। आइए, तो ये तेलंगाना का राजधानी आपका हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। जानकारी आपको यहां से मिल जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता है फ्रेंड्स, सेंटर फॉर डीएनए क्या है, सेंटर फॉर डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। मतलब इसका मेन केंद्र जो है डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो है अवस्थित किस जगह पे है। आइए देखिए बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी हैदराबाद। बताइए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। आइए देखिए इसका सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट आपका अवस्थित जो है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस साइड में इंडिया के, तो इंडिया में आपका दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया की ओर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों, देखिएगा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के फादर जो है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी लिनियस। बताना है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। करवाते हैं। देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है आपका लिनियस को। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर सीरीज को, हर सीरीज में आप 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। सीरीज 1 2 3 आपका सीरीज नंबर 4 चल रहा है साइंस का, जो कि अब तीनों मिक्सिंग रहता है इसमें। फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन और बायो का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मिला के हम बनाते हैं साइंस के क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा प्रयोग के लिए। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो आपको कहिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका आपको क्या करना है, उत्तर बताना है। आइए, ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन सी बेंटिक एवं बेस्ट एंड ऑप्शन डी आस्पर्डीन एवं प्रिस्टले। बताइए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था।
इसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत को सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का प्रतिपादन जो है वो किसने दिया, किसके द्वारा किया गया था? चलिए तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। रखिएगा, कोशिका सिद्धांत में सेल थ्योरी का प्रतिपादन दो व्यक्ति मिलके किया, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। याद रखिएगा, ट्रिक से आपका एस 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 से स्लाइडेन, एस से स्वान। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया। क्वेश्चन यहाँ ये मिल सकता है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहिएगा आंसर? तो कोशिका का अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। सीधे कोशिका मीन्स बोलते हैं सेल, सी से सेल और सी से हो जाएगा आपका साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहा जाए स्टडी ऑफ सेल्स, तो आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी मीन्स कर सकते हैं आपका आप NCL, क्या कहिएगा शॉर्ट में NCL। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नासिक एंड ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए सही उत्तर क्या होगा? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। देखिए सही उत्तर हो जाएगा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। और पुणे है कहाँ? तो पुणे आपका एक महाराष्ट्र में एक शहर है, वहां पुणे स्थित है। और महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। बात किया जाए देहरादून, तो ये देहरादून उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है। बात किया जाए नासिक का है, तो नासिक भी आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। लखनऊ बात किया जाए उत्तर प्रदेश राजधानी आपका हो जाता है लखनऊ। अब रखिएगा दोस्तों कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? देखिए क्या है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी मद्रास। बताइए मलेरिया रिसर्च सेंटर मिस कर सकते हैं MRC। एम से हो गया मलेरिया, R फॉर रिसर्च, C फॉर सेंटर। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। सभी लोग आंसर क्लिक कर लिए होंगे। आपको अपने आप में टेस्ट भी करना है 30 क्वेश्चन में कितने सही करते हैं। जो गलत हो रहा है उसको बताना है कि इसका आंसर ये होगा। अपने कॉपी में डाउन भी आपको कर लेना है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है, मलेरिया रिसर्च सेंटर। और बात करें दिल्ली जो है, दिल्ली में ही आपका इंडिया गेट है। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली आपका है, भारत की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके वीडियो को लास्ट तक देखें और भी इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फ्रेंड्स, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। मतलब कि अंगूरों का उत्पादन जो है किस चीज से आपका संबंधित रखता है? अंगूरों का उत्पादन। ऑप्शन ए पीसी कल्चर, ऑप्शन बी एपी कल्चर,
ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी विटीकल्चर। बताइए अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, किस चीज संबंधित है अंगूरों का उत्पादन? अंगूर को कहा जाता है इंग्लिश में ग्रेप्स। ग्रेप्स का उत्पादन करते हैं, वो किस चीज से संबंध रखता है, किस चीज से रिलेशन रखता है? तो अंगूरों का उत्पादन संबंधित आपका है ऑप्शन नंबर डी वीटी कल्चर से है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित किससे है? अंगूरों का उत्पादन संबंधित है वीटी कल्चर, मीन्स नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगूरों का उत्पादन हो जाएगा आपका वीटी कल्चर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दस कहता है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फिर समझिएगा, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है आपका? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी राजमुंद्री, ऑप्शन सी इज्जतनगर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। बताइए वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहते हैं वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ऑप्शन नंबर सी इज्जत नगर में स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर में स्थित है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? कौन से विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी ऑस्टिक्स, ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी। बताइए किस विज्ञान में, किस साइंस में पक्षियों से मतलब क्या कह सकते हैं बर्ड से संबंधित अध्ययन किया जाता है? अध्ययन मतलब स्टडी किया जाता है। देखिए किया जाता है आपका ऑर्निथोलॉजी। और ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी और स्टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कर लीजिएगा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपको करना है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगर पूछेगा परीक्षा में शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको कहना होगा शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसके पहले पढ़ाए थे कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। एसएफ शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। याद रखिएगा पक्षियों संबंधित अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों संबंधित अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है वायरस का अध्ययन कहलाता है। क्या बताना है? वायरस का अध्ययन कहलाता है। इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी मेटलर्जी, ऑप्शन डी इथोलॉजी। बोलिए वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिंपल याद रखना ट्रिक के रूप में भी जब भी बोलिए वायरस का अध्ययन याद रखिएगा डबल भी, यानी कि भी का स्क्वायर क्या कीजिएगा?
वी का स्क्वायर, वी से वायरस तो वी से वायरोलॉजी हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है वायरस का अध्ययन? वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नंबर 13 कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान करने मतलब है आपका बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया? सबसे फर्स्ट टाइम जो है शब्द का वर्ड का यूज किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लेमार्क एवं ट्रेविनस, ऑप्शन सी पुरकिंजे एंड ऑप्शन डी वॉन मॉर। बताइए जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान सबसे पहले प्रयोग दो व्यक्ति ने किया। ऑप्शन नंबर बी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले यूज आने की प्रयोग किया था। दो व्यक्ति याद रखिएगा, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की ओर। 14 कहता है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्या है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी लैमार्क। बताइए दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन, लैमार्क। जनक कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 का आता है दोस्तों सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CAT। कैट कैट का फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? किस प्लेस में स्थित है आपका? कैट मीन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नैनीताल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स कैट कहाँ स्थित है? बताइए सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट स्थित, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इंदौर में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। वो जगह का हो जाएगा आपका आंसर इंदौर हो जाएगा। अब इंदौर कहाँ है? इंदौर देखिए आपका मध्य प्रदेश में जगह है आपका इंदौर, वहीं आपका इसका टेक्नोलॉजी स्थित सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो इंदौर में स्थित है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी वॉनवेयर, ऑप्शन डी TH मॉर्गन। बताइए आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है लिनियस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान जनक लिनियस को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है ट्रेड मील टेस्ट। यहां देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड मील टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? मतलब कौन सी बीमारी से, कौन सा बॉडी का चीज है वहां संबंधित है ट्रेड मील टेस्ट। ऑप्शन ए हृदय को बोलते हैं, जिसमें हार्ट कहते हैं। ऑप्शन बी फेफड़ा। ऑप्शन सी गुर्दा यानी किडनी। और ऑप्शन डी पैर यानी कि लेग। फेफड़ा यानी कि हो गया लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा। ऑप्शन ए हृदय हार्ट, ऑप्शन बी फेफड़ा लंग्स, ऑप्शन सी गुर्दा किडनी, ऑप्शन डी पैर। 4 ऑप्शन है आपके। ट्रेड मील टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ट्रेड मील टेस्ट आपका संबंधित हृदय से है, मीन्स हार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हार्ट आने की हृदय। ट्रेड मील टेस्ट संबंधित है, वो हृदय आने की हार्ट से संबंधित है ट्रेड मील टेस्ट। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। देखिए स्वप्नों मतलब कभी कभी स्वप्न दिखता है ना, को बहुत सपना वगैरह, तो स्वप्नों का अध्ययन स्टडी ऑफ ड्रीम, स्टडी ऑफ ड्रीम्स सेज कहलाता है क्या? स्वप्नों का अध्ययन। ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी फेनोलॉजी, ऑप्शन सी आनिरोलॉजी, ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी। बताइए स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए स्वप्नों का अध्ययन को कहते हैं अनिरोल। क्या बोलते हैं? अनिरोलॉजी। क्या कहेंगे? स्वप्नों का अध्ययन हो जाएगा अनिरोलॉजी। क्या हो जाएगा? स्वप्नों का अध्ययन को कहते हैं अनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन कहा जाता है। अगर प्रश्न में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा परीक्षा में कहीं आपको कि दोस्तों कि मधुमक्खी पालन संबंधित है, क्या है? मधुमक्खी पालन संबंधित आपको उत्तर करना होगा एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन संबंधित आपका एपी कल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित हो? कहना होगा गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित आपका गांधीनगर में स्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मतलब चावल का राइस का जो है मेन संस्थान, मेन मुख्यालय इसका इंस्टीट्यूट जो है वो किस जगह पे स्थित है? सेंटर राइस इंस्टीट्यूट संस्थान जो है वो किस जगह पे आपका अवस्थित है? ऑप्शन ए शिमला। शिमला कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा में। ऑप्शन सी कटक और ऑप्शन डी मुंबई। कटक कहाँ है? कटक आपका उड़ीसा, मुंबई महाराष्ट्र। बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आने की राइस। क्या बोलेंगे? राइस। चावल को बोलेंगे हिंदी में सी से, इंग्लिश में हो जाएगा राइस। सी फोर चावल, सी फोर कटक। अब रखिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका ऑप्शन नंबर सी कटक में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो कटक में अवस्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। सी से चावल और सी से
कटक। याद रखिएगा दोस्तों इसको। अगर प्रश्न ऐसा पूछेगा परीक्षा में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो कहना होगा राष्ट्रीय डेयरी मतलब दूध के संस्थान जो है वो करनाल में स्थित है। देखिएगा, आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। करनाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित आपका करनाल में है। प्रश्न से पूछेगा, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, क्या है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो कहना होगा गुड़गांव में आपका अवस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव, गुड़गांव को कहाँ है, गुड़गांव का हरियाणा में है। याद रखिएगा, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अवस्थित आपका गुड़गांव में है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को ये आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके देखिए आए हैं आपके सामने हम। परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है, किस अभिक्रिया पर आधारित है, किस अभिक्रिया या आधारित है, किस चीज पर है परमाणु बम। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन डी सी संवहन, और ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। बताइए परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए परमाणु बम जो है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए दो तरह से आंसर इसका आता है, एक नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर है, तो नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम अगर पूछेगा अभिक्रिया आधारित है, अभी तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम का, तो कहा होगा आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। लेकिन पूछेगा जब परमाणु बम, तो कहना होगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। देखिएगा दो अलग क्वेश्चन है, परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन। कहेगा हाइड्रोजन बम, तो कहना होगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करता है आवर्त के नियम की खोज किसने, आवर्त मतलब हो गया पीरियोडिक टेबल का रूल्स जो है उसका खोज एंड डिस्कवर जो है किसने की। ऑप्शन ए टोरिसोली, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी मेंडलीफ। बताइए आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, पीरियोडिक टेबल का। चलिए बहुत लोग आंसर क्लिक आप लोग क्लिक कर लिए होंगे कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। तो आवर्त के नियम की खोज ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ के द्वारा आवर्त के नियम की खोज की गई थी। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। बेसिस पे आप टाइम निकालें 40 से 50 मिनट, ताकि आपको 30 क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाए। उस रिलेटेड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कहते हैं, जो कि आपको माइंड सेटअप हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 का आता है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1952। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। सही इसका आंसर हो जाएगा प्रथम हाइड्रोजन बम ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। आपका 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अगर बात किया जाए कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, क्या है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो ओटो हॉर्न के द्वारा
परमाणु बम का आविष्कार किया गया था ऑटो हॉन के द्वारा। तो यहां से ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न ये बन सकता है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो कहना होगा 1952 ईस्वी में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाएगा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखिए, तीन टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम तीनों के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी, प्रोटॉन के बारे में भी और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, क्या क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन E4, P से प्रोटॉन और N से होता है आपका न्यूट्रॉन। तो प्रश्न बनता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। याद रखिएगा ट्रिक, आप इलेक्ट्रॉन की खोज कभी बात किया जाए किसने की थी? ई पी, ई पी, ई से इलेक्ट्रॉन और सॉरी ई और टी, ई टी, इट याद रखिएगा, ईटा याद रखिएगा, ईटा, ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया जे जे थॉमसन के द्वारा। आइए कुछ हम डिटेल जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन में जो है किस टाइप का आपका चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन में आपका जो है नेगेटिव चार्ज होता है, पहले आपको वो जानना है। कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन में आपकी नेगेटिव चार्ज होती है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में। बात होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में की गई। किसने किया? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 1897 में की गई थी। अब क्या किया इसने? कैथोड किरणों के रूप में, किसके रूप में की? तो कैथोड किरणों के रूप में की। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा, तथा ये परमाणु में जो है नाभिक के बाहर, जो न्यूक्लियस जो है उसके बाहर चारों क्या करेगा? घूमता है, यानी कि चक्कर लगाता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का जो ऋणात्मक आवेश कितना होता है, तो कहिएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान कहा जाए, मास कहा जाए, तो कहेंगे 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और यह एक कैसा होता है? तो अस्थाई यानी कि स्टेबल मूल कण होता है। थोड़ा सा क्या होता है? पार्टिकल्स होता है। तो ये जानकारी मिल गई आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। आइए जानकारी दे देते हैं जैसा प्रोटॉन के बारे में भी। अब देखिए पीस से प्रोटॉन, अब देखिए प्रोटॉन का खोज जो है वो किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। यहाँ तो क्या ऑप्शन है? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का खोज किया गया रदरफोर्ड कैसे रखिएगा? पर यानी पी आर, पर पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड के द्वारा इसका खोज किया गया 1896 ईस्वी में। और नाइट्रोजन क्या करता है कि नाभिकों पर कणों का प्रहार करके, अब कहा जब प्रोटॉन का द्रव्यमान की मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.67239 इंटू का पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। और आवेश जो है 1.6 का पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए पी से प्रोटॉन, तो पी से पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हिंदी में धनात्मक कहा जाता है। इसमें कैसा चार्ज होता है? इसमें प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका उपयोग जो है कृत्रिम तत्वांतरण मतलब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के लिए भी होता है।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, थर्ड आते हैं देखिए न्यूट्रॉन पे। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है किया गया है जेम्स चैडविक के द्वारा। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, वो किसका खोज है, किसने खोज किया है चैडविक, तो चैडविक ने खोज किया है आपका न्यूट्रॉन का खोज किया गया। कब खोज किया गया, 1932 ईस्वी में खोज किया गया। कब, बेरिलियस पर कणों का प्रहार करके की। यह कैसा होता है, देखिए एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, पर न्यूट्रॉन में नो चार्ज, मतलब होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज इसका नहीं होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई चार्ज इसका नहीं होता है। इसका द्रव्यमान की मास कहा जाए कहिएगा, हो जाएगा 1.675 इनका पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। और इसकी भेदन क्षमता जो है सबसे ज्यादा होता है, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर जो सबसे अधिक होती है न्यूट्रॉन का। और यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में भी प्रयुक्त किया जाता है न्यूट्रॉन को। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 23 से दोस्तों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखने को आपका, कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए पाउली, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी जॉनसन एंड ऑप्शन डी रॉन्टजन। देखिए पॉजिट्रॉन के बारे में बात की गई है, बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन का खोज किया गया ऑप्शन नंबर बी एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन का खोज किया गया। आइए कुछ जानते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में। यह एक क्या है, धनावेशित मूलकण होता है, जिसका द्रव्यमान व आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, प्रतिकण मतलब कहिए इसको एंटी पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कहेंगे, एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। और कहा जाए कि पॉजिट्रॉन की खोज कब हुई, पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, एंडरसन के द्वारा इसकी खोज 1932 में किया गया। याद रखिएगा पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 का, तो निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक जो है वेदन क्षमता मींस पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग पावर जो है सबसे अधिक किस चीज का होता है, आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें का अल्फा रेज, बीटा किरणें बीटा रेज, ऑप्शन सी गामा किरणें गामा रेज, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। बताइए किसकी वेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होती है। आइए, तो सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणें की होती है। तीन प्रकार का किरण होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। सबसे अधिक किसका होती है, तो गामा किरणें की भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक गामा किरणें की होती है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन 26 का आता है फ्रेंड्स, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्या है, क्वांटम सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए मैंडलिफ, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक एंड ऑप्शन डी रॉन्टजन।
बताइएगा क्वांटम सिद्धांत, ये आपके लिए कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई कर लीजिएगा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था, मैक्स प्लांक के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी आपको कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा, क्या है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। प्रश्न ये बन सकता है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, क्या है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो ट्रिगर जो है आपका न्यूट्रॉन है। अब रखिएगा नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो ट्रिगर एक न्यूट्रॉन है। आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। ध्यान सुनिएगा, रेडियोधर्मिता का आविष्कार जो है हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 का था दोस्तों, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको, भी आई पक्का आम से गिरेगा ही। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन ए जीनोम प्रभाव, जीनोम इफेक्ट, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन सी डी ब्रोगली प्रमेय, ऑप्शन डी उष्मा गतिकी के सिद्धांत। बताइए प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी आपका ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जानकारी और कुछ प्राप्त कर लें तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से कहते हैं, किसे कहते हैं, तो पहले बोलिएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा को कहा जाता, किसे कहा जाता है, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 का दोस्तों लकड़ी की आयु, लकड़ी मतलब क्या हो गया, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी मीन्स वुड, वुड मीन्स लकड़ी, तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट एंड ऑप्शन डी पोलोनियम। लकड़ी की आयु आने की एज जो है कैसे हम ज्ञात करें, उसकी चीज से हम लकड़ी की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, कब तक लकड़ी जो है मेरा स्पष्ट और बढ़िया रहेगा। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में ऑप्शन ए कार्बन 14 सहायक है, मीन्स 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कौन सा है, सहायक आपका हो जाएगा कार्बन 14 जो है इसका सहायक है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, उसके पहले कुछ क्वेश्चन और जान लेते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, बताए थे भी, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन का होता है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर, देखिए एक क्वेश्चन और कर लेना है कि गामा किरण की खोज सबसे अधिक बड़ी क्षमता होता है गामा किरण का, अल्फा बीटा गामा, तो गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा
गामा किरण की खोज की गई थी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 29 आने की 29th की ओर। क्वेश्चन 29 का आता है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है, किसके माध्यम से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग डेटिंग से, ऑप्शन बी कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन सी परमाणु घड़ी से, और ऑप्शन डी जैविक घड़ी से। तो किस तरीके से पृथ्वी की आयु, पृथ्वी का अर्थ का एज जो है वो आकलन किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। इस द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग से। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पोलोनियम की खोज किसने की? क्या है? पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। हम इस कह सकते हैं मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम की खोज की गई थी। आइए बढ़ते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों। अक्रिय गैस से कहा जाता है, इनर्ट गैस के नाम से कहा जाता है और इसे नोबल गैस भी कहते हैं। तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? मतलब किसके द्वारा अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस नोबल गैस को जो है वो खोजा गया था? किसके द्वारा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी रैमजे, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी कैवेंडिश। बताइए अक्रिय गैसों का खोज मीन्स इनर्ट गैस को जो है किसने खोजा? नोबल गैस। तो नाम इसका क्या है देखिए, एक नाम है इनर्ट और एक नाम और क्या है? नोबल गैस। ठीक है, इसको किसने खोजा? सबसे पहला अक्रिय गैस आपका देखिए He हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 2। हीलियम के बाद देखिए आपका होता है नियोन यानी कि Ne, इसका होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो अक्रिय गैस इसके जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटम की संख्या कितना होना चाहिए? वैलेंस उसका 8 होना, जिसका 8 होता है। एक सिर्फ हीलियम को छोड़ के हीलियम का 2 प्लस 8 10, 10 आने की हो गया। 8 का लास्ट में है, उसे कहते हैं अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये देखिए अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस नोबल गैस को खोजा गया है ऑप्शन नंबर बी रैमजे के द्वारा अक्रिय गैस की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। रखिए दोस्तों कि डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन गैस का यूज किया जाता है। 30 आपका हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम जो है सैमुअल कोहेन के द्वारा विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो आंसर हो जाएगा आपका सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। तो ये आज की आपके 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा अभी तक लाइक नहीं कि लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। हम एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करते हैं, तो चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से मेरे रिप्लाई करें
और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट एक अवश्य करें दोस्तों, और बताएं और भी कुछ आपका वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और अधिक अधिक क्या करें, इसको शेयर करें। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू, और आगे भी इस तक रहने के लिए आप लगातार मेरे वीडियो पे लगे रहिएगा।